ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 9वीं कड़ी, जो कि श्रोताओं के पत्रों पर आधारित है। नमस्कार। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी, जो कि सतत विकास के प्रबंधन और समझ पर आधारित है, इसकी 9वीं कड़ी में हम श्रोताओं के पत्र शामिल करेंगे। उसमें आप सबका स्वागत है। सतत विकास से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के श्री अमिताभ रंजन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार में उप महानिदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी मिश्रा, विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और इस धारावाहिक के समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी जी। आप सबका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम डॉक्टर गोपीचंद्रन जी आपसे जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए, जब हम सतत विकास की बात करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो हमारा क्या तात्पर्य है और जो धारावाहिक हम लोगों ने शुरू किया है, जो परिकल्पना है, उसका क्या उद्देश्य रहा है? ये तात्पर्य है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि लिव एंड लेट लिव। जो मेरे पास है, जिसकी वजह से मेरे पास है, उतना ही आपके पास भी होना चाहिए, उतना मैं भी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैसिलिटेट करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जितना भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन बाद में आएगा, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज बहुत ही सेंट्रल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। विज्ञान तो अनुसंधान करता है, लेकिन विज्ञान का जो उत्पाद का प्रतिफल है वो लोगों तक कैसे पहुंचे और वो वैल्यू से जुड़ा हो, जो नैतिकता है, जो उपयोग करने वाली हमारी मानसिकता है, उससे जुड़ा हुआ हो। त्यागी जी, बहुत सारे धारावाहिकों का हम लोगों ने निर्माण किया है। ये धारावाहिक अन्य धारावाहिक से किस तरह से कहेंगे कि थोड़ा सा अलग है? इसमें एक जो सबसे बड़ी बात थी, ये आज का जो मुद्दा है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह को हम कहते हैं कि ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है या जो हालात हैं, वो इस धरती से ही हमें मिलते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से ऐसी कुछ रिपोर्ट आ रही है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी का जो संतुलन है वो कुछ गड़बड़ाने लगा है। यानी कि जो जितना हम ले रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर में तो धरती को माता कहा गया है, कि जितना भी हम पृथ्वी से ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं वापस उस फॉर्म में नहीं जा रहा कि वो फिर हमें दोबारा से मिल सके। तो उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि हमारे जितने भी पर्यावरण से जुड़े, जो चाहे हवा है, पानी है, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनकी हालत जो है वो सही नहीं है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं, जो विकास का जो मुद्दा है, जिसको कि आज हम आर्थिक रूप से जोड़ के देखते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं बाकी मुद्दों पे भारी बैठ रहा है। हम सिर्फ हर चीज का एक आर्थिक पक्ष, उससे हमें क्या फायदा या कितना फायदा मिल सकता है, वही बात करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जो पृथ्वी का एक बहुत नाजुक जो संतुलन है, वो लिविंग और नॉन लिविंग का कंपोनेंट के बीच में, जो सजीव और निर्जीव जगत में जो आदान प्रदान होता है ऊर्जा का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, और उसमें हम सबकी एक मुख्य भूमिका है। तो पहले हमें समझना होगा कि जो विकास की परिकल्पना हमारे मनोमस्तिष्क पे जो छाई हुई है, उसमें एक बदलाव लाएं कि जो विकास है वो सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं है, उसका एक सामाजिक पहलू भी है, और पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्यावरणीय जो उसका पहलू है वो भी। तो इन तीनों चीजों को किस तरीके से इसमें आपसी तालमेल बिठाया जाए, और जो उससे निकले, चाहे वो विकास हो या कोई भी मुद्दा हो, वो जो आएगा वो सस्टेनेबल होगा। क्योंकि जब से हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से हमारी जो प्रैक्टिसेस थी, जो बहुत सस्टेनेबल थी, पूरी दुनिया में अगर हम देखें, विकास का जो गति रही है वो सब जगह एक जैसी है। लेकिन जहां जिस कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में हुआ, उसके बाद से जो धारणा बनी कि विकसित देश और विकासशील देश और बिल्कुल ही जो विकसित देश नहीं है, वो जो वर्गीकरण है वो केवल इसी आधार पर है। अब अगर मानवीय मूल्य इसमें से निकाल दें तो वो जो एक फर्क बना हुआ है वो हमेशा रहेगा। ये सारे मुद्दों को आपस में जोड़ते हुए ये जो रेडियो सीरियल हमने इसकी परिकल्पना करी थी, इसमें ये सभी मुद्दे उठाने की कोशिश करी गई है।
आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो विकास का जो पैमाना है वो आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए जो मानवीय मूल्यों को तो पूरा करे ही, साथ ही वो दूसरे के विकास में बाधा न करे, चाहे वो अन्य जीवों का विकास हो, पर्यावरण का अपना एक संतुलन हो, चूंकि प्रकृति हर चीज में एक संतुलन बना के चलती है, भूमि में, वायु में और जल में, सब में एक संतुलन प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। मानव ने अपने विकास प्रक्रिया के द्वारा उस संतुलन में अवरोध ला दिया है। इसके दुष्परिणाम हमें फिर देखने पड़ रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हैं। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने की जब बात होती है तो वो प्रत्यक्ष रूप से ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सतत विकास के क्रम में जो बाधाएं आ रही है और जो पैमाने देखे जा रहे हैं और जो रिमेडीज होने चाहिए, उसको लेकर के किस तरह से कोई कार्यक्रम संचालित कर सकता है या सुझाव दे सकता है या कर रहा है? पहले तो हमारे जो दो तथ्य आके आए हैं यहाँ पर, विकास और सतत विकास। विकास का पहले था कि जितने प्राकृतिक संसाधन है उसको इस तरह से दोहन किया जाए कि मानवीय विकास हो। लेकिन सतत विकास जो सस्टेनेबिलिटी की बात आई कि आप दोहन तो करिए, लेकिन आप उस दोहन से ऐसा व्यवधान न पैदा करें जिससे कि प्राकृतिक में असंतुलन पैदा हो। तो इसमें व्यवधान एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन, नॉट एक्सप्लॉयटेशन। आप उस प्राकृतिक संसाधन को यूज करिए, एक्सप्लॉयट मत करिए। यही पाता है रिसोर्स मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट क्या है कि एक ऑप्टिमाइजेशन है, किस तरह से उसको मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए बिना डिस्टर्ब किए हुए सिस्टम को, जो कि इकोलॉजिकल इकोसिस्टम बैलेंस है। तो आप देखिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, पृथ्वी के हर क्षेत्र में, वो पहले माउंटेन हो, जहां पर मानव जो है हमेशा माउंटेन का सीनिक ब्यूटी के साथ साथ जितने संसाधन है, जड़ी बूटियों से लेकर मिनरल रिजर्व से लेकर वहां पर बसने की परिकल्पना करना, वहां के जंगल को काटना, वहां पर तमाम जो चीजें हैं विकास की वहां करता है। जो हिमालय की संरचना है, जो पहाड़ों की संरचना है, उसके बारे में उसको तभी आप रेमेडी दे सकते हैं जब उसके पूरी डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म को आप जानेंगे। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने उसके मैकेनिज्म ऑफ द डिस्ट्रक्शन को स्टडी किया कि एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट क्या है, कि आप हिमालय में रहें लेकिन हिमालय को बचा के रखें। तो इसके लिए हिमालय की जो अब ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, तो वहां पर जो मॉनिटरिंग क्या है कि ग्लेशियर मेल्टिंग का रेट कैसे हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पानी के दिनों में रिवर जो है पानी नहीं रहता है, स्कैंटी ऑफ वाटर हो जाता है, वहां पर स्कार्सिटी हो जाती है। तो उसको क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने इफेक्ट्स हैं, हमारे पास तो पोलर रीजन में तो हम है नहीं, लेकिन हमारा हिमालय एक बहुत ही बड़ा पानी का एक रिसोर्स है। तो उसके लिए पृथ्वी मंत्रालय ने इसके रेमेडियल मेजरमेंट्स के मैकेनिज्म को जानकर ये बताता है कि पृथ्वी के जो भूगोल है वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं चेंज ऑफ द क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में। ओशन क्षेत्र में जाएंगे तो हमने एक डेवलप कर रहा है कि भाई पानी की स्कार्सिटी हो रही है, क्यों नहीं मैं सलाइन वाटर को डिसलाइन करके पब्लिक को दें। और हमने डिसलाइन प्लांट बैठा है अभी कवर्ती में हमने, और उसका सक्सेसफुल यूज हो रहा है चेन्नई से यूज करने के लिए हर एक क्षेत्र में। जिस भी क्षेत्र में आप जाइएगा कि जो मिनरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, समुद्र में भी बहुत से नोड्यूल्स हैं, जो बहुत से मिनरल हेवी मिनरल्स है, उसको यदि हम प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करें, क्योंकि संसाधन प्रॉस्पेरिटी यूज करें, तो उसको कैसे ओशन के इकोसिस्टम को बिना डिस्टर्ब किए उसको करें। आपने इनक्वायस का नाम सुना होगा, वहां पर हमारा फिशरी सेल है। हम जब सुनामी को रोकने के लिए तो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन फिशर्समैन को कैसे दिया जाए कि भाई क्लाइमेट चेंज, आबोहवा में फ्रीक्वेंसी कैसे तरंग ला रही है, आप कौन से जो है वहां पर टाइड आएगा मत जाइए, ऐसा मत करिए, या हमारे संसाधन फिशरी जो डिस्टर्ब ना हो। जितने जो है आजकल केमिकल्स जो ऐसे जो समुद्र और रिवर के जो ऐसे इंक्रोचमेंट से होता है, उसमें पूरा पृथ्वी मंत्रालय का इसमें काफी योगदान रहा है। खासकर अब ये क्लाइमेट चेंज आप देखेंगे, अभी भी मानसून का जो है इरेटिक जो चेंज हो रहा है, कब बुआई हो कौन जोताई हो, आपने देख रहे हैं ये करने का। हम फोरकास्ट सिस्टम को डेवलप किया है, क्योंकि अर्ली वार्निंग एक ऐसा चीज है कि वार्न करते हैं हम उसको, लेकिन वार्न करते हैं किस बेसिस पर? पैरामीटराइजेशन पर। तो हमारा एक डायनेमिक रिसर्च चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, कि जब तक हम पृथ्वी के पूरी कार्य प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे तो मेरी वार्निंग सही नहीं होगी। तो एक पैरामीटर एस्टेब्लिश किया, 2 पैरामीटर एस्टेब्लिश किया, 10 सीरीज ऑफ द पैरामीटर एस्टेब्लिश किया। कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनामी का हमने प्रिडिक्शन मैकेनिज्म जो है हमने एक किया कि कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उससे कितनी जान माल का नुकसान हो रहा है, कितना पर्यावरण पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को, कोई भी डिजास्टर से रिलेटेड जो फैक्टर है, वो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हो या आपकी जो है जियोलॉजिकल हो, जियोफिजिकल हो, तो इस ए में काफी योगदान जो है सरकार इसके लिए कर रही है, जितना सोसाइटल इम्पैक्ट है। विकास और विनाश साथ साथ चलता है। और जैसे कि आपने हिमालय के ग्लेशियरों की चर्चा की कि उनके पिघलने की है, विश्व भर में जलवायु परिवर्तन पर इस समस्या पर चिंता व्यक्त की जा रही है। रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी सरकारें इसमें शामिल हैं कि किस तरह से अपनी नीतियां लागू करें। किसी भी विकास के पैमाने को लागू करने का काम प्रशासन पर आता है।
चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का प्रशासन हो, चाहे राज्य स्तर का हो या क्षेत्रीय स्तर का हो। जब कोई विकास का कोई पैमाना तय होता है तो ये होता है कि उसके पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उससे क्या फायदे होंगे, इस सब पर एक गहन अध्ययन किया जाता है। कई बार हमारे देश में ही नहीं, कई सारे देशों में ये देखा गया है कि तय पैमाने से हट करके विकास किए जाते हैं, उस समय में नीतियों का उल्लंघन किया जाता है। अमिताभ रंजन जी, आप भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से जुड़े हुए हैं। हम जब सतत विकास की बात करते हैं, विकास के एक पैमाने की बात करते हैं और उन नीतियों की बात करते हैं, उस समय में सख्ती से लागू किए जाने वाली, लोगों के लिए आवश्यक किए जाने वाले पैमाने हर लोगों के लिए क्या होने चाहिए और वो किस तरह से हमारे देश में उसको लागू किया जाता है? दिलीप जी, पहले तो बाकी हमारे जो तीनों विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर की है सतत विकास और विकास के विषय में, तो मैं बस छोटी सी अपनी बात एक उसमें जोड़ना चाहता हूं कि सतत विकास की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और विशेषज्ञों की राय में विरोधाभास भी है, मतभेद भी है। लेकिन एक वस्तु जो सतत विकास की परिभाषाओं में या इसमें जो होनी चाहिए और जो कि बिल्कुल उसका अभिन्न अंग है, वो है कि हमें सिर्फ अपने वर्तमान के विषय में या अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए। सतत विकास उसी से संबंधित है कि विकास ऐसा विकास हो जो संवहनीय हो, जो कि निरंतर चलता रहे। निरंतर चलता रहे तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको सुरक्षित रह पाएंगे, कि वो भी अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दें, वो भी विकास करते रहें और कुछ अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाएं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा दोहन नहीं करना चाहिए, इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए कि हमारे पास फिर प्राकृतिक संसाधन रहे ही नहीं, सारी चीजें ही खत्म हो जाएं। जो प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने देखे हैं या हमें जो पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो जमीन है, चाहे हवा है, चाहे जो भी प्राकृतिक संतुलन हमें मिला हुआ है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसे मिले, उसके संरक्षण के लिए बिल्कुल प्राकृतिक संपदाओं पे, आपदा प्रबंधन पे और सतत विकास पे डॉक्टर त्यागी जी आपने बहुत अध्ययन किया है। सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने नदियों का पानी देखा, तालाबों का पानी देखा, हम लोगों ने नलों में पानी आते देखा, हमारे बच्चे बोतल में पानी देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां पानी कहाँ देखेगी? ऐसी स्थिति में जो विकास का पैमाना है उस पे आप क्या कहें? ये कहें कि एक एनालॉजी या कहें कि एक उपमा के तौर पर जो आपने उदाहरण दिया, हालांकि इसका एक और पहलू भी है कि प्रकृति जो है वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेती है, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर ये जरूर बात है कि जैसे अगर हम जैव विविधता की बात करें तो बदलाव आए हैं, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात है, ये बदलाव इतनी जल्दी आए हैं क्योंकि प्रकृति का जो स्वरूप है वो बदलता रहा है, जीवन का रूप भी बदलता रहा है, लेकिन वो जो बदलाव आया था वो बहुत ही लंबे समय में आता है, मतलब उसमें लाखों हजारों लाखों साल लगते हैं। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है ये बहुत छोटे समय में आ गया है, मतलब 20 या 25 या 30 साल का अगर हम देखें या 150 साल अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हम लगाएं तो 150 साल में पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हुई है और ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं उनकी लुप्त होने की जो दर है वो बहुत बढ़ गई है। इसका सबका कारण वही कि जो मानवीय हस्तक्षेप की जो हम बात कर रहे हैं, और वो मानवीय हस्तक्षेप असल में किस लिए है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को आप एक्सप्लॉइट करें। तो यहाँ पर मैं वो गांधी जी की जो बात थी, उन्होंने कहा था कि प्रकृति के पास सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो काफी सामान है, लेकिन वो किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन हमारा जो विकास का जो मॉडल है, जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, वो तो इसी बात पर रखता है कि प्राकृतिक संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए और उसको कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए। तो इस कंट्राडिक्शन को, ये तो एक कहें कि हम लोग वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिफिक तरीका हम निकाल सकते हैं उन समस्याओं से जूझने का, लेकिन ये जो मानसिकता है कि प्राकृतिक संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए, जब तक ये सोच में बदलाव नहीं आएगा तो हमें क्या लगता है कि हम जो सस्टेनेबल गोल या मिलेनियम गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएनओ का, जिसमें इंडिया भी जिसने हस्ताक्षर किए हैं, उन गोल को हम अचीव कर पाएंगे। आपने जो बात कही कि आवश्यकता पूरी करने के जो सारे संसाधन प्रकृति द्वारा उपलब्ध हैं, लेकिन लालच की पूर्ति के लिए सारे संसाधन कम हो जाते हैं। और जो विकास की बात है, विज्ञान और विकास का साथ साथ है,
विज्ञान अपनी उपलब्धियों के द्वारा विकास में तीव्र गति लाता रहा है और मनुष्य विज्ञान के द्वारा उत्पन्न उत्पाद में अधिक से अधिक लाभ कमाने को लेकर के उस प्रेरणा से प्रकृति का नुकसान करता रहा है। आने वाले लोगों के लिए जो है बहुत सारे जीव जंतु नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों ने जीव जंतुओं को देखा, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां नहीं देखे। जो पूर्व की जैव विविधता के बारे में सुनते हैं वो अब उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जो है वो जैव विविधता पे है, पर्यावरण पे है, जल पे है और स्वच्छ वायु पे है। डॉक्टर गोपी चंद्र जी, विज्ञान के द्वारा उत्पाद को लोग उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये जो वैज्ञानिक सोच और चिंतन की बात होती है कि किस तरह से उसका हम उपयोग करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है और इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। दोनों ही नुकसान करते हैं। क्रोध शरीर को नुकसान करता है, लोभ प्रकृति को नुकसान कर रहा है। तो संसाधनों के उपयोग में एक वैज्ञानिक चिंतन, जागरूकता की आवश्यकता को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वैज्ञानिक सोच जो है ना कि अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये पानी का टावर है हिमालयस, इतना मिनरल्स है ओशन में, और वाटर क्वालिटी आपने जैसे बोला कि लोग बाद में कहाँ देखेंगे पानी को, ये सब साइंस ने हमको बता सकते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक सोच के द्वारा ये जो भी बताया जा रहा है उसको हम स्वीकार करना चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग करके ना उसको हम एक्शन में लाना चाहिए। साइंस का तकलीफ नहीं है एंड प्रोडक्टिविटी का तकलीफ नहीं है। ये जो हमारा अप्रोच जो है ना, हमारा सोच है, हमको सिग्नल्स मिल जाता है नेचर से, वो सिग्नल्स को हमने पहचान करके उसके मुताबिक हम एक्शन में लाना चाहिए। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो सिग्नल्स को देखेंगे उसके मुताबिक हम एक्शन में रखेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ चीजें हैं, एक समय में हम कहते हैं कि ये विज्ञान की उपलब्धि है। खासकर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, प्लास्टिक का। तो ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ी देन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में भी, जिसने कि कांच को पूरा रिप्लेस कर दिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि प्लास्टिक का जो भयानक रूप आज की तारीख में हमको देखने को मिलता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने तो उस मॉलिक्यूल को बनाया नहीं, ये हमने लैब में बनाया। इसको इस्तेमाल करते हुए क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? तो क्या ये भी हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमने दे दी या नया प्रोडक्ट हमने दे दिया, लेकिन उसका रैशनल उपयोग या कहें कि एक उसको सोच समझ के कैसे उपयोग करें, आपको नहीं लगता कि वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होना चाहिए आज की तारीख में? आपने बहुत ही बढ़िया बताया। अभी इसको रिस्क कम्युनिकेशन के अंदर बोल सकते हैं। रिस्क कम्युनिकेशन नॉर्मली नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकता है जिसकी वजह से बहुत रिस्क होंगे, इवन प्लास्टिक यूज करने की वजह से भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया तथ्य है। बात यह है कि जब विज्ञान प्रोग्रेस करता है तो विज्ञान दोनों काम करता है। जब प्लास्टिक का जब इन्वेंशन हुआ तो इट वाज ए रिवोल्यूशन, बट इट इज द साइंस, यही विज्ञान है जो बताया कि इसका क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या इसका प्रॉब्लम है, और आज वही विज्ञान बोल रहा है कि इसके अल्टरनेट फैक्टर क्या होंगे। तो अल्टरनेट आज जो ये क्लाइमेट चेंज का जो बात अभी मैं थोड़ा ऐड कर दूं, क्लाइमेट चेंज इज नॉट ए न्यू थिंग्स। जितने भी जियोलॉजिकल एजेज हुए हैं, आइस एज से पहले जितने, क्रेटेशियस में आपको पता होगा कि डायनासोरस खत्म हो गया, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है एक पृथ्वी की अपनी गतिशीलता चलने का पीरियोडिक मोशंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सेकुलर मोशन जो हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो ये चेंज होता है। और उसके चलते जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जब चेंज होता है तो आपकी जो है सेकुलर मोशन भी चेंज होता है, जिससे कि ऋतु परिवर्तन इफेक्टेड होता है। लेकिन हीलिंग एबिलिटी होती है अर्थ की। पोलर रीजियंस जितने थे सेस्मोजेनिक नहीं थे, लेकिन ग्लेशियल मेल्ट होने से वहां के जो लिथोस्टैटिक के ऊपर जो प्रेशर था वो लूजेंट होने लगा। तो ये जो है स्प्रिंग टाइप का बैलेंस होना, वहां भी सेस्मिसिटी आ गई है। तो जो पृथ्वी के जो बैलेंस जो था, इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑफ द क्रस्टल फोर्स और आइस के प्रेशर से जो बैलेंस रखा था, तो पृथ्वी की जो एबनॉर्मलिटी जो डेवलप कर रहा है, बिकॉज क्या फोर्स है जो कि पृथ्वी की एबनॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो विज्ञान ये कह रहा है कि भाई ये करने से, इसकी जो है काफी जो है एक्सटेंसिव यूज करने से ये आपकी एक्सप्लॉयटेशन करने से होगा। अब विज्ञान कह रहा है कि तुम प्रोटेक्शन दो, एडाप्टेशन प्रोसेस लाओ, इसकी अवेयरनेस जो कम्युनिकेशन की बात करना है, इसको अवेयरनेसेज लाओ। क्लाइमेट चेंज आएगा, क्या क्लाइमेट चेंज आप पहले भी देखे होंगे, हम बोलते हैं कि ये ग्लेशियल मेल्ट से हमारा सी लेवल राइज हो रहा है,
कोस्टल बेल्ट हो रहा है। यही फैक्टर नहीं है, डायनेमो थ्योरी से क्रस्टल का अपवार्पिंग हो रहा है, इसके लिए जो है ओशन बॉटम ऊपर आ रहा है, ये भी एक रीजन है जो हम साइलेंट है उसके ऊपर। तो मानवीय क्या कारण है कि कितना कंट्रीब्यूशन मानवीय का। तो पुराने जमाने में जो भी हमारे थे उनके जीने की शक्ति जो है 100 ईयर से ज्यादा थी, वो ज्यादा होस्टाइल क्लाइमेट में रहते थे, लेकिन वो लोग जानते थे, उन लोगों को नॉलेज था कि क्या एडाप्ट करने से हम इस ठंडक में बच जाएंगे। हम ये पौधा लगाने से हमको 3 महीना में ये प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ये कम्युनिकेटिव साइंस जो है, साइंस को डेवलप है, डायनेमिक है साइंस। आज जो मैं पैदा कर रहा हूं इसके रेमेडियल मेजर्स भी है और इसके विनाशकारी भी उसका परिप्रेक्ष्य है कि यूज करने से क्या होता है। अब रही बात जो पॉलिसी की, जो हम लोग साइलेंट है कि विज्ञान को जो हम पैदा कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, विज्ञान क्या है? प्रायोगिक जो ज्ञान का है वही विज्ञान है। हम, आपने कहा कि आग मत छूना जल जाओगे, आग को छू के हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो विज्ञान हो जाता है। तो जो विज्ञान कह रहा है कि हमने जो डेवलप किया उसको किस तरह से यूज करना है, प्राकृतिक संसाधन को कितने तक हम दोहन कर सकते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन करना है, वहां के मिनरल को निकालना है, हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस ना हो। तो विज्ञान ये कहता है कि ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसके अलावे भी आप ये कर सकते हो, अल्टरनेट एनर्जी का पानी करना, विंड एनर्जी का यूज करना, ये सब सारी चीजें जो है बहुत ही बढ़िया चीज बोला गया इधर। सो अगर 3 पॉइंट हम ये सबसे निकालेंगे ना, पहला है एजेंडा ऑफ साइंस। एजेंडा ऑफ साइंस में साइंस को क्लैरिटी है, ये करो इस तरह का असर पड़ेगा। वो एजेंडा ऑफ साइंस को सेंट्रल में रखना है, नंबर 1। हमारा बिजनेस एंड पॉलिटिकल एजेंडा को उससे मिक्स नहीं करना है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा मुद्दा है कि जितना भी हमको बताया जा रहा है उसको हम स्वीकार करके प्रैक्टिस में लाना है। नहीं तो जितना भी बात करेंगे, जितना भी कम्युनिकेशन करेंगे, उससे फायदा नहीं मिलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो विकास का एजेंडा है उसको स्वीकार करना है और उसको व्यावहारिक रूप से लाना है। हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें पत्र लिखा है, उन्होंने पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया है। एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है, रामदास जी ने भेजा है, ये लखनऊ गांव से सिवनी मध्य प्रदेश से। प्रश्न का तो जवाब दिया ही है, साथ ही उन्होंने एक बात कही है, जैसे कि हमारे विशेषज्ञों ने, आप लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमें पर्यावरणीय व्यवस्था को पवित्र रखने की आवश्यकता है। यदि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचती है तो हमारे जीवन में अनवरत विकास का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। इसके लिए यही आवश्यक है कि पर्यावरण को पवित्र रखना, ताकि पानी का, जल का और वायु का जो बहाव है वो अनवरत जारी रहे। एक और पत्र हमें लिखा है, जिला सिरोही, गांव बावली, राजस्थान से। उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया है। संजीव जी ने भी हमें भेजा है करनाल से। बहुत सारे पत्र हैं। इन लोगों ने जो आम एक चर्चा की है, जो हम अमिताभ जी आपके साथ जानना चाहेंगे, कि उन्होंने कहा है कि एक अविरल प्रवाह वायु का, जल का, ये होता रहे जो कि जीवन दायिनी है। और अब जब हम बहुत सारी चिंताओं की बात करते हैं, चाहे पर्यावरण की चिंता हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे जैव विविधता की हो, कहते हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्ष की संख्या बढ़ाओ, इंडस्ट्री पे कंट्रोल करना है कि जो हानिकारक हैं उनको दूर ले जाएं। हम आपके माध्यम से, चूंकि आप प्रशासन से जुड़े हुए हैं, अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन और एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या एजेंडा हो सकता है या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें तो बहुत जरूरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। वास्तव में अगर सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सतत विकास की परिभाषा में ये एक विरोधाभास है कि कहीं सतत विकास बात विकास की करता है कि निरंतर विकास होता रहे, और ये विकास जो है वो सस्टेनेबल हो, इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। लेकिन फिर अगर इस तरीके से विकास किया जाए तो सतत विकास होगा ही नहीं। अगर प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन नहीं करें तो फिर विकास कैसे होगा? लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन या मिसयूज, अब्यूज एंड मिसयूज, इसको करने की बजाय विज्ञान ने बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कवर कर ली हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रैक्टिकल करके और उनको वास्तव में प्रयोग में भी लाया है, जिससे जो हमारे भूगर्भीय संसाधन हैं या जो हमारे वन संसाधन हैं, उनका दोहन किए बिना भी हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी, वायु एनर्जी है, या सोलर एनर्जी। सबसे हमारे पास जो अबाध रूप से, निर्बाध रूप से प्राप्त हमारे पास इतना बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य है। भारतवर्ष में तो सूर्य की पूजा ऋग्वैदिक काल से होती रही है। जो गायत्री मंत्र है वही सूर्य भगवान को नमन करते हुए किया गया है।
तो सूर्य ही इतना बड़ा एनर्जी का सोर्स है कि बाकी और एनर्जी के स्रोतों का दोहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे अब भारत में भी और विदेशों में भी जगह जगह सोलर एनर्जी का दोहन किया जा रहा है। विंड एनर्जी है, ओशन से रिलेटेड टाइडल एनर्जी है, जो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पे टाइडल एनर्जी का भी दोहन प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरीके से जो संसाधन हैं हमारे पास, उनका दोहन करके हम अपनी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोयला कह लीजिए, पेट्रोलियम कह लीजिए, और भी जो एनर्जी के साधन हैं, उनको हम लिमिटेड रूप से उपयोग करते हुए उनको बचा सकते हैं। तो इस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी का विकास हो सकता है। देखिए, ये जो है ना, सतत विकास का एक ही डिफिनेशन है, क्षितिजल पावा गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा। आपको शरीर जिससे बना है ना, उसी के सारे तत्वों को इस तरह से यूज करिए कि आप जैसे जिंदा है, पृथ्वी वैसे जिंदा है। एक्सेलेंट, मतलब पृथ्वी को भी हम एक मानवीय रूप में माने, जैसे कि अभी हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल ने गंगा को एक लिविंग एंटिटी माना है और डिक्लेयर किया है। अच्छी बात कही आप लोगों ने। अगर प्रकृति संतुलन को जिंदा रखना है तो उसका ध्यान उसी तरह रखना होगा जैसे कि हम अपने जीवन का, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, और विकास का पैमाना उसी तरह का होना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक संतुलन में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है या उसमें जो गतिरोध आ रहा है, डिस्टर्ब जो हो रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना और पेड़ों का, जंगलों का नष्ट होना। ये दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। आपने पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात की। लोगों को इसके लिए, इसके फायदे के लिए जागरूक करने की जरूरत है, वहां तक उनको सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और सुनने वालों को सतत विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 9वीं कड़ी सुन रहे थे, जो श्रोताओं के पत्रों पर आधारित थी। श्रोताओं को जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ थे अमिताभ रंजन, रजिस्ट्रार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, डॉक्टर OP मिश्रा, उप महानिदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर R गोपीचंद्रन, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार, प्रस्तुति सहायक नेहा टाक, और संचालन कर रहे थे दिलीप कुमार झा। आप पत्र और ईमेल द्वारा हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक चलती रही जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। पीढ़ियों के पास कुछ नहीं।